वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैशाली राजपूत। और मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के हमारे नोट्स हैं वो सब कुछ भी आपको इसमें वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ। सो मुझे मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ जी, आज की वीडियो में मैं आपको कॉरिलेशन के जितने भी हमारे सारे टॉपिक्स हैं वो हमने तो कवर कर ही लिए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको लास्ट टॉपिक हमारा बचा है। क्या है हमारे लास्ट टॉपिक है प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। ये टॉपिक भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के पार्ट के लिए भी। एक्चुअल में क्या मतलब होता है प्रोबेबल एरर, हमें ये सबसे स्टार्टिंग में हर कंसेप्ट को समझना है क्या। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे लिए पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर ये मेरे लिए पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम यानी कि उनको मेज़र करते हैं, यानी कि कैसे मेज़र करते हैं, उनका सैंपल को लेके, ठीक है। अगर ये मेरे लिए पॉपुलेशन है तो मैंने इसी पॉपुलेशन में से क्या लिया है, सैंपल 1 लिया, इसी से मैंने सैंपल 1 लिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने सैंपल 1 में 5 एलिमेंट्स लिए हैं या मैंने सैंपल 1 में 2 एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। अगर मैंने इसमें सैंपल 1 लिया है, इसका मतलब है कि इसमें अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो इसमें मेरे पास मैंने इसमें 50 एलिमेंट्स ले दिए, ठीक है। और मैंने सेकेंड सैंपल में मैंने बाकी के 50 एलिमेंट्स ले दिए, ठीक है। सैंपल 1 का रिजल्ट मैंने निकाला तो सैंपल 1 का मेरे पास ये फर्स्ट रिजल्ट आया, सैंपल 2 का जो है वो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2 आया। यानी कि अगर ये हो सकता है कि ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो क्या है, मेरे सेम नहीं है। ध्यान रखिए कि ये जो मेरे लिए रिजल्ट है वो मेरे लिए सेम नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। अगर इनका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ये रिजल्ट है वो डिफरेंट है। यानी कि एक ही पॉपुलेशन से अगर मैं कोई भी रिजल्ट निकाल रही हूँ, मैंने कहा कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने 50 का मैंने सैंपल लिया तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, और रेस्ट 50 का सैंपल है तो उनके मार्क्स बहुत बेकार आए। सो ये जो एरर आया है, यानी कि इन दोनों के रिजल्ट में क्या आया है, इन दोनों के रिजल्ट में एरर आया है, ठीक है। और हमारे लिए और क्या हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि हमने क्या किया है, सैंपल के हिसाब से अपने रिजल्ट को निकाला, ठीक है, और फिर एक हमने रिजल्ट को निकाला है सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट मेथड है, एरर आने के जितने भी हमारे चांसेस हैं, और एक सेकंड मेथड है कि मैंने पॉपुलेशन के हिसाब से क्या निकाला है, रिजल्ट कंप्यूट किया है, और नेक्स्ट मैंने सैंपल के हिसाब से निकाला है। यानी कि ये मेरे लिए हो गया है इसका सैम्पलिंग रिजल्ट, यानी कि इस सैम्पलिंग रिजल्ट को मैंने कंपेयर किया है यानी कि सेंसस के मेथड के रिजल्ट के साथ, ठीक है। इन दोनों के रिजल्ट को मैंने कंपेयर किया, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यानी कि सेंसस मेथड के द्वारा मैंने इसे कंपेयर किया है, यहाँ मैंने यानी कि इसको सैम्पलिंग मेथड के द्वारा कंपेयर किया है। क्लियर। तो फिर भी इन दोनों के रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे लिए डिफरेंट आ जाता है कि ये रिजल्ट क्या हो, सेम ना हो। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को हम प्रोबेबल एरर बोलते हैं। क्लियर। दैट इज, सो देयर इज लाइज एरर इन द सैम्पलिंग रिजल्ट एज कंपेयर टू द एक्चुअल रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द सेंसस मैथड, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा एरर लाइज किया गया है सैम्पलिंग रिजल्ट में, सैम्पलिंग मेथड में, एज कंपेयर टू द एक्चुअल रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द सेंसस मेथड, जो कि सेंसस मेथड में जो एक्चुअल रिजल्ट ऑब्टेन्ड किया गया है उससे। सो अब बात करते हैं कि ये तो था हमारे लिए एरर आया है। सो अब है कि क्या ये एरर इतना आना, मतलब कि हर जितने भी हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल्स करते हैं सभी में, या फिर हमारे रियल लाइफ में भी ये है
कि जितने भी हमने यानी कि मेथड्स को, इन सब के टाइप्स को, इन सभी को यूज़ किया है, इन सभी में एरर्स ये यानी कि इन सभी के आने की संभावना होती है और ये आएंगे भी। पर अब बात करते हैं कि ये कहाँ तक आना इसका मेन चीज़ है, यानी कि ये कहाँ तक आना अलाउड किया जाएगा। सो जो है ये हमारे लिए क्या है, आर, यानी कि ये मेरे लिए क्या है, कॉरिलेशन। सो अवेलेबल एरर ये कहेगा कि मान लीजिए कि मैंने सैंपल 1 से रिजल्ट को निकाला है तो मेरा उसका आंसर इतना आया है, तो जो सैंपल 2 का जो मेरा आंसर आएगा वो उसमें प्लस कर दो अवेलेबल एरर या आप इसमें माइनस कर दो। अगर प्लस और माइनस के बीच में इस लिमिट्स, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो माइनस यानी कि जिसमें ऐड करके आएगी अपर लिमिट, इनके बीच में, इन लिमिट के बीच में वो जो रिजल्ट आता है सैम्पलिंग, यानी कि फर्स्ट का जो भी मेरे पास आंसर आया और जो सेकंड का मैंने आंसर निकाला तो वो इस लिमिट के बीच में आया। इट मीन्स कि इतना जो एरर है वो एडजस्टेबल है, वो चल जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबल एरर, तो ये हम इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन किया जाता है कैसे, लिमिट्स अबव, ठीक है, लिमिट्स अबव एंड below the size of coefficient and below the size of the coefficient, यानी coefficient के साइज से above और below, ठीक है, जो कि ये डिटरमाइन यानी कि जो coefficient मैंने निकाला है उससे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसी लाइन को मैंने यहाँ पे जस्ट समझाया, ठीक है। इट मीन्स विद इन विच, इस लिमिट के अंदर ही, इट मीन्स विद इन विच, इस लिमिट के अंदर ही देयर इज एन इक्वल चांस, देयर इज एन इक्वल चांस दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर सैंपल्स, अदर सैंपल्स विल फॉल। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इक्वल चांस है कि जो यानी कि मेरे लिए जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो जो कैलकुलेट होगा, यानी कि अगर सैंपल 1 से आर निकल के आया है, ठीक है, और जो सैंपल 2 से जो आर निकल के आएगा वो इस लिमिट के अंदर तक आता है, लिखा है ना, दैट इज देयर इज एन इक्वल चांस कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अदर सैंपल, दूसरे सैंपल से, वो इसी के अंदर ही लाई करेगा, वो इसी के अंदर ही क्या करेगा, फॉल करेगा। नाउ व्हाट इज दी फॉर्मूला, तो अब है यानी कि हमारे लिए प्रोबेबल एरर का क्या फॉर्मूला है, दैट इज 0.6745, ठीक है, 0.6745, या हम इसे 2/3 भी कहते हैं, लेकिन मेनली हमारी बुक में है क्या 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n, क्लियर। सो दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, n इज माई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ आइटम्स। अब बात करते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे मैंने इस फैक्टर्स को क्यों लिया है, ये जो 0.6745 है एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है, यानी कि जो हमने 0.67 इज दैट इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम अभी फिलहाल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको बता दूं क्योंकि सभी को अभी मालूम नहीं होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें हमारा मीन मीडियन मोड क्या है वो सेम है। अभी मैं आपको सिंपल ही लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ कि इसमें हमारे लिए मीन मीडियन मोड क्या होता है, वो तीनों ही हमारे लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये जो हमारे लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो 50% जो ऑब्जर्वेशन है लाई इन द रेंज, ठीक है, वो कौन सी रेंज में लाई करती है। सो हमारे लिए इसका मतलब सिग्निफिकेंस में क्या है, इसमें सिग्निफिकेंस में हमारे लिए मतलब है कि दैट इज इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा,
सो दिस इज 50% ऑफ, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाई इन द रेंज, लाई करती है किसमें, इन द रेंज, ठीक है, कौन सी रेंज है, दिस इज प्लस माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है मेरे लिए, सो दिस इज द माई मीन, यू इज माई द मीन एंड दिस इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इस रेंज में, इस यानी कि जो हमारी 0.6745 तक 50% ऑब्जर्वेशन लाई करती है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। सो मैंने अभी तक आपको प्रोबेबल एरर ही बता दिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे लिए जो प्रोबेबल एरर है वो हमें कितने परसेंट जो है चांसेस देगा कि आर जो मेरा है वो इसी लिमिट तक आए, वो हमें देगा, इट मीन्स 50% वो हमारे लिए चांस देगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोबेबल एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जितने भी सारे हमारे कॉमर्स में आपको आगे एमकॉम में, एमबीए में, यूजीसी नेट में, एनटीए नेट में, सॉरी, तो आपको जितने भी सारे यानी कि 1 मार्क में यूज़ करना होता है उसमें प्रोबेबल एरर, उसकी इम्प्लीकेशन, ठीक है, वो सब कुछ आती ही आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है हमारे लिए फंक्शंस और द यूजेस ऑफ प्रोबेबल एरर, इसके कौन कौन से क्या हैं फंक्शंस हैं प्रोबेबल एरर के, हमें देखने हैं। नंबर 1 क्या फंक्शन है कि सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये कोरिलेशन की लिमिट को बताने में हमें क्या करता है, मदद करता है। सो इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, डिटरमाइनिंग लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसकी लिमिट को बताने में हेल्प करता है। जैसे कि लिए हमारे लिए मैक्सिमम लिमिट कौन सी हो गई है, मैक्सिमम लिमिट में हम आर में प्लस कर देंगे प्रोबेबल एरर, ठीक है, और जो मेरी मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट में हम आर में माइनस कर देंगे प्रोबेबल एरर, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट में मैंने आर में ऐड कर दिया है, मिनिमम लिमिट में मैंने आर में क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इंटरप्रिटेशन की। सो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, यानी ये ध्यान रखिए आर, ठीक है, अगर कम है इसका मतलब है प्रोबेबल एरर से, या मैं इसका अपोजिट भी बोल सकती हूँ कि जो प्रोबेबल एरर है वो मेरे लिए क्या निकल के आ रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा निकल के आ रहा है। अगर एरर ज़्यादा निकल के आया है इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये देखिए अगर एरर ज़्यादा निकल के आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि एरर ज़्यादा है, मेरा जो आर है वो कम है, इसका मतलब कि जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, is not significant at all, is not at all significant, ठीक है, वो significant या important नहीं है, उसकी इतनी importance नहीं है, वो इतना सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट में, अब है तो फिर जो significant होने के लिए कितना है, इतना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो मेरे लिए आर है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे, प्रोबेबल एरर से, यानी कि जो मेरा आर प्रोबेबल एरर है वो मेरा कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कितना कम होना चाहिए, 6 टाइम, प्लीज रिमेंबर इट, यानी कि वो उसके 6 टाइम क्या होना चाहिए, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर उससे ज़्यादा होना चाहिए, देन ओनली आर इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट। तो जो अगर जितना भी ज़्यादा होगा तो आर जो मेरा है वो क्या होगा, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। सो यानी ये हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया है, हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं यानी कि थर्ड, इन अदर सिचुएशंस में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमारे लिए ये जो ये 2
पॉइंट थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और ये काफ़ी हमारे लिए क्या है, मेन भी हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की, क्या है, ठीक है। तो हमने इसमें प्रोबेबल एरर में इसमें देखा कि ये क्या कंसेप्ट है, और हमने इनके न्यूमेरिकल को भी देखा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर है कि ये एक्चुअल में क्या होता है, इसकी क्या होती है, लिमिट्स भी होती हैं, हमने इनकी लिमिट्स को भी देखा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? अभी ये स्टैंडर्ड एरर इसकी बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो 50% चांस को ही वो कवर कर पाता है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, दैट इज प्रोबेबल एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो मेरा 67.45% ऑफ चांस को यानी कि कवर करता है। तो इसीलिए ही ये कितने चांस को कवर करेगा? 67.45% चांस ऑफ कवरिंग, ठीक है। चांस ऑफ कवरिंग, क्या चांस ऑफ कवरिंग है? यानी कि हमारा कोरिलेशन को दूसरे सैंपल से, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि प्रोबेबल एरर कवर करता है कितना? वो कवर करता है 50% को वो कवर करता है, पर लेकिन स्टैंडर्ड एरर कवर कर रहा है कितना? दैट इज 67.45। इसने कवर किया 50% और ये 67.45 इस चीज को यानी कि हमारे कोरिलेशन को यानी कि विद इन द लिमिट्स में, कि जो अदर सैंपल से जो मेरा आर निकल के आएगा वो लिमिट्स में कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से जो बेटर कौन सा है? इन दोनों में से हमारे लिए बेटर हो गया है कौन सा? हमारे लिए इनमें से बेटर है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड एरर इज बेटर देन प्रोबेबल एरर। तो स्टैंडर्ड एरर इज कंसिडर्ड बेटर। अब समझ में आया होगा कि क्यों हम इसे उसके एरर से अच्छे से यानी कि बेटर कंसिडर्ड करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर बेटर कंसिडर्ड किया जाता है किससे? प्रोबेबल एरर से, ठीक है। अब है कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर का जो है मेरे लिए फॉर्मूला क्या है? एरर ऑफ द कोरिलेशन क्या फॉर्मूला है? दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन। दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर, आपको ढंग से विजिबल नहीं है, मैं से लिख देती हूँ, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, ठीक है। तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन। तो हमने क्या देखा? ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन, दिस इज व्हाट? ये क्या है? स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड एरर है, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि दैट इज प्रोबेबल एरर जो है किसका? आर का इज 0.6745 ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर का ही है 0.6745। अब बात की जाती है जिस टाइप से प्रोबेबल एरर में लिमिट्स है, उन सभी लिमिट्स का मैंने सिग्निफिकेंस आपको बताया, उसी टाइप से हमारे लिए स्टैंडर्ड एरर में भी क्या है? लिमिट्स है। लिमिट्स अब ये कौन सी हैं स्टैंडर्ड एरर्स में, हम उसकी बात करते हैं। तो जो लिमिट्स हैं वो डिटरमाइन की जाती है, यानी कि कौन से केस में? स्टैंडर्ड एरर के केस में। जो लिमिट्स आर डिटरमाइंड, लिमिट्स डिटरमाइन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ आर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। ध्यान रखिए ये लिमिट्स मेरी स्टैंडर्ड एरर की है कि जिसमें यानी इस लिमिट्स में प्लस माइनस में, अपर लिमिट में और लोअर यानी कि अपर और लोअर लिमिट्स का जो आएगा इस लिमिट्स के बीच में ये मेरा एरर यानी कि जो मेरा आर है वो लाई करेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर से निकालूंगी तो मेरे ज़्यादा चांसेस होंगे उस लिमिट्स के अंदर स्टैंडर्ड एरर के निकालने के, कैलकुलेट करने के, और जो अदर लिमिट्स में इतने ज़्यादा चांस क्या होंगे? वो नहीं होंगे। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट में क्या बताऊंगी? इनके न्यूमेरिकल बताती हूँ। आगे अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1,
न्यूमेरिकल 1, ठीक है, आपको दिख रहा है। शो इन विच of the following two cases R is more significant। कौन सा क्वेश्चन है? R जो है वो क्या है? more significant है। इसका मतलब कि ये कौन से उसके लिए आया है? ये हमारे लिए आया है उनके फंक्शंस के लिए, जो हमने उनके फंक्शंस को किया था, कि यानी कि हमें शो करना है कौन सा उस पर टू केसेस में R ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट केस मेरे लिए है R इज इक्वल टू 0.6 एंड देन प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.04। सेकेंड केस में R इज इक्वल टू 0.9, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.03। अब हम बात करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी में क्या स्टडी किया है, वो कब सिग्निफिकेंट होगा कि जब R ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि R ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर, और जो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। सो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो मैं निकालती हूँ R डिवाइड बाय PE, ताकि हमें उसकी रेशियोज जो भी हैं वो पता चल जाए। 0.6.04 कितना निकल के, दैट इज़ 15। सो R इज इक्वल टू 15। ऑब्वियसली ये तो क्या है? 6 टाइम से भी, यानी कि इक्वल है, यानी कि ये 6 टाइम से भी क्या है? ज़्यादा है। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि ये 6 टाइम से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से सेकेंड पार्ट का भी निकालते हैं, दैट इज़ R डिवाइड बाय PE। मैंने इसका निकाला है। सो 0.9 डिवाइड बाय 0.03। अब हमें इसमें निकालना है कि दैट इज़ ये कितना आ गया है? 30, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 30 प्रोबेबल एरर। अब इसमें आप देखिए, यहाँ मेरे लिए कितना निकल के आया? 15 निकल के आया है, और यहाँ मेरे लिए कितना निकल के आया है? 30 निकल के आया है। सो इन दोनों में से दोनों ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पर यहाँ पे इन दोनों में से हमें कंपेयर करके बताना है कौन सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो ठीक है, यहाँ पे इन द फर्स्ट केस R इज 15 टाइम द प्रोबेबल एरर, while in the second case R is 30 times the probable error। यानी कि इसमें वो 15 टाइम्स है और इसमें क्या है? वो 30 टाइम्स है। सो R is more significant in second case, ठीक है। सो R is more significant, R जो है वो more significant है in second case में। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल सेकेंड, और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एजेस ऑफ वाइफ a sample of 100 is taken from the universe of husband and wife। यानी कि हमने हस्बैंड और वाइफ का ही क्या था? पॉपुलेशन थी, उन्हीं के यूनिवर्स से हमने क्या लिया है? 100 का एक सैम्पल लिया। तो मेरे लिए n कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। दी सैम्पल्स या the sample study gives coefficient of correlation, और हमें यहाँ पे R भी गिवन है, यानी coefficient of correlation भी गिवन है between the two variable 2b, जो दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज 0.9 प्लस में 0.9 हमें गिवन है। अब मुझे निकालना है विद इन व्हाट लिमिट्स, कौन से लिमिट्स में, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए देखना होगा कि मुझे कौन सी वाली निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर की निकालनी है या मुझे प्रोबेबल एरर की लिमिट्स निकालनी है। डज इट होल्ड ट्रू फॉर द यूनिवर्स? तो हम ज़्यादा जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है, अब तो आप समझ भी गए होंगे कि
कि हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो ज़्यादा चांस देता है, एक्यूरेट चांस देता है, क्योंकि वो यानी कि हमारे लिए 50% बराबर एरर करता है और वो 67.45 यानी कि वो ज़्यादा उससे हमें बेटर आंसर देगा। तो यहाँ पे हमारे लिए पूछा है ट्रू, तो इसके लिए मैं सबसे स्टार्टिंग में निकालती हूँ क्या, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा, फिर ही मैं उसकी क्या निकालूंगी, लिमिट्स निकालूंगी। तो स्टैंडर्ड एरर है कितना है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को क्यों यूज़ किया, डबल एरर को यूज़ नहीं किया, ठीक है। 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर, क्योंकि वो हमें आर भी गिवन है, डिवाइड बाय 100। 1 माइनस 0.81 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.19 डिवाइड बाय 10, 0.019। क्लियर। अब मुझे क्या निकालनी है, क्योंकि मैंने इसका ऐसे निकाल दिया है, लिमिट्स निकालनी है। सो जैसा कि हमारे लिए क्वेश्चन में है, मुझे क्या निकालनी है, लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की क्या होंगी, प्लस माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। आपको लिमिट्स लर्न करनी है सभी की, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ एरर में प्लस माइनस किया था, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड एरर में हमें क्या करना है, उसका 3 टाइम्स करके निकालना है। सो ऐड वाली मेरे लिए हमेशा से क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, और जो मेरी माइनस वाली है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। सो ये अपर लिमिट है और ये मेरे लिए क्या है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे, आर में प्लस कर दूंगी 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.9 प्लस 3 टाइम 0.019 है ये, ठीक है। जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.9 में ऐड कर देते 0.057, तो 0.957 ही मेरी अपर लिमिट आ गई है। इसी तरीके से हमें इसमें लोअर लिमिट भी निकालनी है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड एरर से माइनस करना है, देन इसे मल्टीप्लाई 0.019, दिस इज आर है, आर की वैल्यू मैंने नहीं की पुट, तो 0.019 माइनस करते 0.057, कितना आ जाएगा, 0.843। तो ये मेरी लोअर लिमिट है और ये मेरे लिए क्या है, अपर लिमिट है। क्लियर। आई होप आपको अभी स्टैंडर्ड एरर और बेबर एरर समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा आज का कोरिलेशन का जो भी चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सबके घर में प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, कि ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस जितनी भी हों वीडियोस की टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।